आप पूरी की पूरी कुंडली सिर्फ अष्टवर्ग से पढ़ के प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वाओ। अष्टवर्ग में हम हर घर के 8 स्ट्रेंथ, यानी अष्ट मतलब 8, वर्गा मतलब जो घर की, हम 8 स्ट्रेंथ्स काउंट करते हैं। अष्टवर्ग में क्या है, हर ग्रह बिंदु यानी डॉट्स देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं भिन्नष्ट वर्ग। भिन्नष्टक वर्ग। सबसे बढ़िया ग्रह अगर हम बोलें तो बृहस्पति, हाँ। 56 यानी 56 डॉट देता है। वाह, कितने पॉइंट बहुत अच्छे माने जाते हैं? 25 से 28 एवरेज है, 28 से ऊपर स्ट्रॉन्ग है, 25 से नीचे वीक है। सबसे कम शनि देते हैं 39, और कहते हैं मंगल भी 39। तो क्रूर वाले बहुत ही सही में क्रूर हैं। यहाँ पे भी पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं आपको। लेकिन पॉइंट नहीं देने के अंदर अपनी क्रूरता भी कम कर रहे हैं ना, ये भी बेनिफिट देखिए। घर में बहुत अच्छे बिंदु मिले हैं, जैसा आपने बात की कि 10th हाउस में ही 35-40 पॉइंट्स मिल गए, बिंदु मिल गए। अब उसी घर में बहुत से मेलेफिक्स का इफेक्ट है, जो प्लैनेट वहाँ बैठा है वो नीच का है, उसकी डिग्री बहुत कम है। तो क्या जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है जो उसे अष्टक वर्ग से मिली थी वो कम हो जाएगी? फ्लक्चुएशन दे सकते हैं, लेकिन वो स्थान तो बहुत होगा। आज ठीक है, मेरे को सीईओ की नौकरी मिली, उसकी दशा नेगेटिव लगी, नौकरी चली गई, लेकिन वो सीईओ की लेवल तक जरूर पहुंचा देगा। जहाँ से शनि गुजर रहे हैं और हम उनकी अष्टवर्ग देख लें तो 7.5 आपकी कैसी गुजरेगी आप बहुत आराम से बता सकते हैं। चंद्र 10वें घर में बैठे हैं और शनि भी गोचर वहीं से कर रहे हैं, और 10वें घर का 22 अगर समझ लीजिए, जब 20 या 18 अष्टवर्ग है, आपका तो पूरा प्रोफेशन खत्म, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। आपका पूरे कर्म जो आप कर रहे हो सबके अंदर नेगेटिविटी, बेइज्जती, रिजेक्शंस, डिप्रेशन, सब कुछ हिट करेगा। यही अगर 40 है तो हमारे कुछ इंडिया के 3 प्राइम मिनिस्टर 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। देखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आना चाहती हूँ जिन पे ज़्यादा बात नहीं होती है, जिनके माध्यम से ही आप अपनी कुंडली को और डीपली पढ़ेंगे। बेसिक टॉपिक्स तो हम सब सुनते हैं, प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड, प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड, कौन सा हाउस स्ट्रॉन्ग होगा, किस डिग्री में कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा। बट आज जो हमने टॉपिक चुना है वो आपको आपकी कुंडली एक लेंस से समझाएगा, एक डीपर तरीके से समझाएगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है अष्टक वर्ग। देखिए, आपकी कुंडली में कौन सा हाउस स्ट्रॉन्ग है ये कुछ पॉइंट्स पर, कुछ बिंदुओं पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उच्च के प्लैनेट्स बैठे हैं, बहुत अच्छे शुभ ग्रहों की युति हो रही है, फिर भी एक्टिव नहीं है, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर आपके अष्टक वर्ग में भी लाई करता है। तो आज हमने बात की है कि एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे अष्टक वर्ग के माध्यम से आपको अपने चार्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगती है, कौन सा हाउस सबसे बलवान है आपकी कुंडली में, ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन आज इस पर हुआ है, और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अभी तक आपको अपनी कुंडली सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर पता थी, पर अब डीपली आपको समझ आई है और आपको हर हाउस का रिजल्ट आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में पता लगेगा। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गुरुजी राज सैनी। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। हाउ आर यू सर? ऑल गुड रंगोली, हमेशा ही अच्छा रहता है आपके साथ पॉडकास्ट करना और एक्सप्लेन करना। आपने अच्छा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया अष्टवर्ग को लेके। देखिए, इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं जी, जो अष्टवर्ग को ना एक चीज़ के टोटलिटी में, मतलब यानी पूरे संपूर्ण रूप से समझने में काम आता है। बिल्कुल सर, तो ये मैंने बेसिक टर्म्स में बताया, तो मैं ऑडियंस के लिए पहले यही जानना चाहूँगी कि इन सिंपल डेफिनेशन के बियॉन्ड अष्टक वर्ग है क्या, जिससे वो अपनी कुंडली एक डीपर तरीके से एक लेंस के थ्रू देख सकें। पहले हम इस पे बात करें। देखिए, अगर हम ये बात बोले ना कि
आप पूरी की पूरी कुंडली सिर्फ अष्टवर्ग से पढ़ के प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वाओ। सिर्फ अष्टवर्ग। तो अष्टवर्ग अगर हम बोलें कि एक पूरी एक टोटलिटी यानी एक कंप्लीट चीज़ का नाम है, यस अष्टवर्ग है। ओके। अब अष्टवर्ग है क्या, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। अष्टवर्ग की कैलकुलेशंस के बारे में बृहद पराशराम में भी आता है, सरावली में भी आता है, फल दीपिका में भी आता है और कई जगह मानतेश्वर भी कहते हैं अष्टवर्ग के बारे में बोलते हैं अपनी किताब के अंदर। अष्टवर्ग की कैलकुलेशन का सिस्टम इस बेसिस पे बनाया गया कि ग्रह जहाँ वो बैठता है वहाँ से वो अपने आसपास यानी पूरे जो बाकी घर होते हैं उन सब पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट डालता है। बिल्कुल। तो हर ग्रह का अपना इफेक्ट डालने का तरीका अलग अलग है। पहला कि उसका एक एनर्जी होती है जो आसपास के एरियाज को अफेक्ट करती है। करेक्ट। ये सुनने में बहुत सिंपल लगा लेकिन इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स करते हैं। एक जहाँ पे वो खुद बैठा और अपने घर के आसपास पे इफेक्ट डाल रहा है, फिर उसके अलावा हर ग्रह के साथ वो कैसे कैसे इफेक्ट अलग अलग डाल रहा है। अगर वो उस ग्रह से अगर हम गिनती और पॉइंटर करना शुरू करते हैं जी, तो दो तरह के इफेक्ट आए। एक मेरे खुद से जो मैंने सारे 12 घरों पे इफेक्ट डाले और फिर हर ग्रह के हिसाब से जो मैंने हर 12 इफेक्ट्स पे डाले। तो इस डिस्कशन को ना स्टेप बाय स्टेप ओपन अप करते जाएंगे, एक एक पन्ना एक एक करके, क्योंकि थोड़ी सी ना जितनी भी जो मैथमेटिक्स की चीज़ आती है ना, हम कहते हैं कि पब्लिक ने या फिर आजकल के जितने भी ज्योतिष हैं ना, उन्होंने कभी इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया अष्टकवर्ग का। से होता क्या है, ये जितनी एप्स आ गई, जितने सॉफ्टवेयर आ गए, हम हमेशा इस चीज़ को खुद पर्सनल लेवल पे मानते हैं रंगोली कि हम जनरेशन ऑफ इडियट्स को बड़ा कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, उनके जो उसके पीछे का पूरा उसका कैलकुलेशन और किस बेसिस पे वो चीज़ बनी उन्हें नहीं आती। इतने हमारे ऋषियों की मेहनत क्या थी, चमत्कार थे। यस। मेहनत तो बहुत छोटा सा वर्ड है, अगर मेहनत बोल के हम उन्हें छोटा कर रहे हैं, वो चमत्कार थे। कहीं ना कहीं वो देवता थे, कहीं ना कहीं वो भगवान थे। उन्हें आज से हजारों साल पहले ये पता था कि कहते शनि की स्पीड कितनी है एक चक्र में। अब शनि 30 साल लेते हैं, चलो आधे लोगों ने तो सबने किताबों में पढ़ लिया। आप सोच के देखिए, एक आदमी जो जीवित है वो अपनी एक पॉइंट पे जहाँ पे शनि आता है सबसे ज्यादा बार 3 बार देख सकता है उस पॉइंट पे शनि को। तो उसकी स्पीड एक बार में तो कैलकुलेट होती भी नहीं है ना। तो उन्होंने कैलकुलेशन किस तरीके से, किस रूपी से, किस कहते दिव्य नजर से करी होगी, वो उसका बहुत बड़ा रूप है। सूर्य तक तो फिर भी आसान था, चंद्र तक भी फिर भी आसान था, शनि तक तो ये बिल्कुल ही अलग हो गया था। अब राहु केतु कौन से किसको नजर आते हैं, कौन है राहु, कौन है केतु? बिल्कुल। तो ये शैडो प्लैनेट नाम दे दिए गए, लेकिन में असली में राहु केतु नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हमारे अर्थ के, चंद्रमा के। अब आज आप पैदा हुए, आपका लगन क्या बनेगा? अगर हम आज किसी एक ज्योतिष जो आजकल के इतने सारे हैं, आपके यहाँ तो बहुत सारे ही आते हैं, अगर हम उनको ये बात बोलें कि लिख के बता दीजिए कागज़ पे बिना कंप्यूटर के, कि अगर आप कैलकुलेट करके बता दीजिए कि लगन क्या बनने वाला है, वर्गा चार्ट तक तो बहुत दूर की कहानी है। It's a hard task. हम कहेंगे 99% फेल हो जाए, because they are relying so much on software. But sir, at the same time ये बात कहीं ना कहीं सही भी तो है ना, कि इतनी मेहनत करके इतना टाइम वेस्ट क्यों करना जब इजीली है ना। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना रंगोली, उसी से समझ में आएगा। हमारे गुरु ने ना हमें एक चीज़ सिखाई, जब हम ये वर्ग बनाते हैं ना, तो हम हर ग्रह का एक एक मूवमेंट और उसके पद गिनती करते हैं, यानी कदम गिनती करते हैं। जब हम दशा अपने हाथ से निकालते हैं ना, तो हमें पता है वो पैदा हुआ इतने साल के बाद ये ग्रह, उतने साल के बाद उस ग्रह के साथ अंतर्दशा, प्रियंतर्दशा, सूक्ष्म, तो वो प्रेत तक जब हम 5वीं उधर तक पहुंचते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रहों के साथ जुड़ चुके होते हैं कि ये ग्रह हमसे बात करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक आपने उनके सारे के सारे वर्ग बनाए, आप उनकी पूरी जिंदगी की कहानी 120 साल जो पूरी दशा पूरी निकलती है, उसकी आपने पूरी कैलकुलेट कर ली। और कैलकुलेट नहीं करी,
आप उनको देख लिया आपने, कैसे घूम रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब आप जब एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो कभी आपने ये देखा कि कहाँ तक उसकी प्रियंतर दशा या सूक्ष्म दशा या प्रेत दशा तक जा रही है? कोई नहीं देखता। महादशा और अंतरदशा कैलकुलेट किया, भुक्ति तक छोड़ दिया जाता है। भुक्ति से आगे कौन जाता है? नहीं जाता। दशानाथ मैक्सिमम, इससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता। जब इतना ही नहीं पता तो फिर कैलकुलेशन ही नहीं पता। अब कह तो दिया जी असेंडेंट है, राइजिंग साइन है, इसका मतलब क्या है? अब ऐसे तो हम बोलेंगे जी राइजिंग साइन ऑन द ईस्ट, जो उस समय जब पैदा के समय हुआ। कभी आपने गणना करके देखी कि ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे निकाले गए? कैसे आपने पूरे उनके टाइम सिस्टम अपने वैदिक के अंदर बदले और कन्वर्ट करे? बट सर वही कहे ना, लोग तो कितना टाइम क्यों वेस्ट करना, अब आ रहे हैं ना, आते जा रहे हैं, इसीलिए आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। जब टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपको आज की डेट में स्टूडेंट को पहाड़े याद होने बंद हो गए, हाथों से प्लस करना आना बंद हो गया। अब किताबें कोई पढ़ना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात जो हम कल ही एक छोटा सा वो देख रहे थे कि इस टाइम फोकस टाइम हमारा 47 सेकंड्स का रह गया। आई थिंक इवन वो भी ज्यादा बड़ा बोल दिया हमने। 47 सेकंड का अगर आपका फोकस टाइम है तो लर्निंग तो आप कर ही नहीं रहे ना। और सर एआई से भी एस्ट्रोलॉजी सीखी जा रही है ना, दैट्स इवन वर्स। दुनिया भगवान भरोसे है, कुछ भी कर सकते हैं सब। कि एआई से कुंडली पढ़वाई जा रही है। वही वाली बात है, जिन्होंने ऋषियों ने सालों और मतलब इतने सारे कहते हैं जनरेशन्स में मेहनत करी, आप वो कह रहे हैं कि हाँ जी एक टेक्नोलॉजी ठीक है होगा। हम ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती या नहीं, गलत है या सही है, लेकिन इसको समझना कि ये कैलकुलेशन आई कहाँ से। अष्टवर्ग उसी का एक हिस्सा है जी, ठीक है। जब हम एक कुंडली बनाते हैं और देखते हैं, अष्टवर्ग में हम हर घर के 8 स्ट्रेंथ, यानी अष्ट मतलब 8, वर्गा मतलब जो घर कि हम 8 स्ट्रेंथ्स काउंट करते हैं। ये 8 स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? और ये कौन सी हैं ये 8 स्ट्रेंथ्स? कौन सी दी है? ये 8 स्ट्रेंथ ग्रहों से आती है। तो 8 ग्रह लिए जाते हैं। अब कहानी यहाँ पे 8 ग्रहों की बात में जब आती है तो आप कहेंगे ग्रह तो 9 है। हाँ एग्जैक्टली, एक को क्यों एक्सक्लूड किया? एक को नहीं किया, 2 को एक्सक्लूड किया, ना राहु लिए ना केतु लिए। बाकी हमने 7 ग्रह लिए। अब 8वां ग्रह कहाँ से आया? 8वां ग्रह हमारा असेंडेंट लगन को हमने 8वां ग्रह माना। क्योंकि हम कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ एक ग्रह के बराबर होती है जो कैलकुलेशन के सिस्टम के अंदर। तो हमने ऐसे 8 ग्रह लिए, 7 हमारे नॉर्मल और एक हमारा असेंडेंट, और उसके अलावा हमने राहु और केतु को छोड़ दिया जी। तो ये अष्ट यानी 8। अब इन 8 को हमने ये सोचा कि चलो ये ग्रह जब आएंगे तो ये हर घर को कुछ देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे या नहीं भी देंगे। नेगेटिविटी भी दे सकते हैं, पॉजिटिविटी भी दे सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे पास चल रहे हैं। अब अगर हमने ये बात बोली कि सूर्य जैसे लगन में बैठ गए, समझ लीजिए, तो सूर्य हमारे किस घर को शक्ति देंगे? बोलने वाले बोलेंगे जी अपने यानी लियो राशि को दे देंगे। हाँ, या फिर जिसको देखेंगे, क्योंकि इनकी तो सिर्फ 7वीं दृष्टि है तो दे देंगे। तो एक घर ज्यादा से ज्यादा एक राशि, और जहाँ पे वो खुद बैठे हैं उसको गिन लेंगे, उसको बलवान बना देंगे। बस वो कहेंगे इसको शक्ति देंगे या इसको इफेक्ट देंगे। दशा को भी इसी लेवल पे कैलकुलेट करके बस इसी पॉइंट पे छोड़ दिया जाता है। ग्रह की दशा आई, फिर आखिरी में ट्रांजिट्स भी कई लोग देखेंगे जो प्रेडिक्शन करने में यूज ही होंगे 100% कि सूर्य कहाँ से गोचर कर रहे हैं। ये हर महीने बदल जाएगा तो हर महीने इफेक्ट भी बदल जाएगा उसका। लेकिन असली में अगर हम ध्यान से सोचें, चंद्र तो हमारे 2.5 दिन के अंदर घर बदलते हैं। सूर्य हमारे अंदाजा 30 डेज के अंदर अंदर घर बदल देते हैं। तो रंगोली और बुध भी तेज जलने वाले हैं। अगर आपसे ये बात पूछें तो आपकी जिंदगी में 2.5 दिन में क्या क्या चीजें बदल रही होती हैं? हमारा मानसिक, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारा मन, जिसको हम रजिस्टर भी नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं? हम कोई बैठ के ग्राफ और चार्ट तो लिख नहीं रहे होते कि आज चंद्र ने ये दे दिया, आज ये कृष्ण पक्ष में आ गया। तो सेम सूर्य के साथ भी यही है।
जो तेज वाले ग्रह हैं इनकी हम प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं करना भूल जाते हैं। अब किसी भी ज्योतिष पे जाते हैं वो ज्यादातर क्या देखेगा, शनि देखेगा, बृहस्पति देखेगा, राहु देखेगा, केतु देखेगा, बस स्लो मूविंग, क्योंकि वो इतना टाइम एक जगह रुकते हैं कि कुछ असर डाल देते हैं जो नजर आता है। इसीलिए ट्रांजिट में भी बड़े ग्रहों को ही कंसिडर किया जाता है। वही आपको बता रहे हैं। तो ये एक फॉल्टर लाइन है। तो फॉल्टर लाइन के आगे इसका आंसर भी तो चाहिए। ये थोड़ी है सूर्य का कोई काम ही खत्म हो गया, फिर जब सूर्य का ही काम खत्म हो गया, चंद्र का तो बिल्कुल ही आपने देखना ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं गोचर देख लेंगे चंद्र से अगर जरूरत पड़ी, नहीं तो चंद्र की राशि देख लेंगे, नहीं तो हमें चंद्र से कुछ नहीं लेना देना नक्षत्र के अलावा, क्योंकि दशा तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसे रखिए या हटा दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं चलता। इधर आते हैं अष्टवर्ग। अष्टवर्ग में क्या है, हर ग्रह बिंदु यानी डॉट्स देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं भिन्नष्ट वर्ग, भिन्नष्टक वर्ग, ठीक है। तो ये उनको डॉट देता है, डॉट्स को हम काउंट करते हैं, डॉट्स को लेते हैं। अब डॉट कैसे कैसे देगा, अब अगर हम बोलें तो एक ग्रह के पास कुछ डॉट्स देने की शक्ति होती है, और ये हर ग्रह के एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। हाँ, हर ग्रह के जैसे सबसे बढ़िया ग्रह अगर हम बोलें तो बृहस्पति 56 यानी 56 डॉट देता है। वाह। लेकिन अगर हम इसी के मुकाबले में जैसे बुध पे आ जाएं, बुध 54 देते हैं, बहुत अच्छे, वो भी डॉट्स देते हैं यानी इफेक्ट्स देते हैं, बिंदु जिसे कहते हैं। बिंदु भिन्नष्ट वर्ग हमें बिंदु देता है यानी इफेक्ट्स देता है जी, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन इस बेसिस पॉइंटर्स पे लेके जाते हैं। जैसे हम सूर्य का एग्जांपल उठा रहे थे, तो सूर्य जहाँ पे बैठेंगे अपने आप से, तो हमने पहला पॉइंट लगाया, पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा रहे हैं, फिर इसको हम प्रेडिक्शन के हिसाब से समझा देंगे, क्योंकि नहीं तो मैथमेटिक्स ना थोड़ा बोरिंग होता जाएगा सुनने और चीज़ को लेके। तो क्या किया, जैसे सूर्य जहाँ पे बैठे अपने साथ पॉइंट के ऊपर, तो वो अपने से लेके 1 2 4 7 8 9 10 11 पे टोटल 8 बिंदु दे देंगे अपने से। ओके। तो आप एक जिसको हम पृष्ठ वर्ग चार्ट कहते हैं वो बनाइए, यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, सूर्य को वहाँ पे निशान लगाइए, क्रॉस लगा दीजिए, फिर वहाँ से जोन से हमने वहाँ से काउंटिंग करके जितने घर बोले, ये 8 बिंदु तो इन्होंने ऐसे दे दिए। ओके, ये जो आपने काउंटिंग्स बोली उन पोजीशंस पे, उस वाले से लेके आगे ने सूर्य ने इफेक्ट दे दिया, ठीक है। फिर अगले उस पॉइंट पे आ गए कि जैसे अगर वहां से हम चंद्र की बात कर लें, तो चंद्र जहां बैठे होंगे आपके उसमें, तो चंद्र से सूर्य कितना कहाँ असर डालेंगे, तो वो अपने फिर डॉट्स की कैलकुलेशन की बात आ जाएगी। तो चंद्र के साथ 3 6 10 11 यानी टोटल 4 जगह पे बिंदु दे देंगे। ओके। तो ऐसे करके इसका टोटल चलता जाएगा, जो टोटल अगर हम सूर्य का बोलें तो वो टोटल में 48 यानी 48 बिंदु दे देगा। ओके, ठीक है। तो हर प्लैनेट्स के अपने पॉइंट्स है, कुछ ऐसी हर जगह का एक रूल है जो हमें बृहदपराश्रम में लिखा, हम इसमें कोई हम नया चीज़ बना नहीं सकते, इतने सदियों से चले हुए एक उनका मैथमेटिक्स का एक सिस्टम है। तो सूर्य ऐसे टोटल में हर ग्रह के साथ अलग अलग जगह बिंदु दे देगा जी, जिसे हम भिन्नष्ट वर्ग कहते हैं। तो ऐसे सूर्य को देखा, सूर्य के बाद फिर अगला ग्रह देखा, चंद्र ले लो, फिर उससे अगला ले लो, ऐसे करके आपने टोटल में सारे ग्रहों का अपना एक एक ऐसे बिंदु लगाते जाना है जी। जब वो बिंदु लग गए तो हम हर राशि के ऊपर जितने बिंदु लगे होंगे, आप राशि, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा इमेजिन करके आपके लिसनर भी अगर सुनेंगे तो क्या होता है, जैसे समझ लीजिए एरीज में सूर्य बैठे हैं, हाँ, एग्जॉल्टेड सन है, ठीक है। यहाँ पे एग्जॉल्टेड का कोई रूल नहीं है, यहाँ सिर्फ बिंदुओं का रूल है, ठीक है। ना नीच का रूल है, ना एग्जॉल्टेड का रूल है, ना एस्पेक्ट का रूल है, कोई रूल नहीं आ रहा है इसमें। तो अगर सूर्य समझ लीजिए मेष राशि में एरीज में बैठ के, तो वो अपने वहाँ से 8 बिंदु दे दिए जी। फिर आपने देखा चंद्र कहाँ बैठे हैं, चंद्र समझ लीजिए टॉरस में बैठ के, सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस से उन्होंने वहाँ से चंद्र के वो गिनती करके 4 बिंदु दे दिए। ओके। तो ऐसे अगर हमने दोनों जगह बिंदु कैलकुलेट करे तो वहाँ से 11वें घर को मिला है और चंद्र से 10वें घर को भी मिला है, तो दोनों को 11वें घर में 2 बिंदु लग जाएंगे। ओके, ठीक है। एक सर इमेजिन करके अगर आप देखेंगे, आपको एक मोटा मोटा समझाने की कोई, तो 11वें घर के अंदर जो राशि है
वो आपकी इक्वेरियस आ गई कुंभ, राइट, उसको 2 बिंदु मिल गए, हाँ, सन से और मून से। सन से भी मिला, मून से भी मिला। ऐसे ही अगर हमने सारे ग्रहों के लिए पहले सूर्य के बिंदु लगाए, फिर ऐसे ही हमने अगला ग्रह लिया, उसके ऐसे बिंदु का सर्कल पूरा किया, बृहस्पति वर्ग का यानी बिंदु देना, और हर ग्रह का अलग अलग चार्ट बनाना 12 राशियों के लिए। हाँ, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, सीधा सा हिसाब में। तो हमने बिंदु लगाते जा रहे हैं। ओके, बिंदु के रूल हमें बृहस्पति से मिल जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। वो बिंदु हम जो लगाते जा रहे हैं, उन बिंदुओं के हिसाब से वो एक पूरे हमारे 8 चार्ट बन जाएंगे। यस, और उन्हीं से वो पॉइंट्स बन जाते हैं। अब सर मैंने हर राशि का पॉइंट कैलकुलेट कर दिया। ओके, ठीक है, हर राशि का पॉइंट कैलकुलेट कर दिया। समझ लीजिए, फिर इक्वेरियस ही जो हमने एग्जांपल दिया था, इक्वेरियस के अंदर समझ लीजिए 32 पॉइंट आ गए। सर आई एम श्योर कि हम इतने मैथमेटिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, इतने टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं एकदम कोर एस्ट्रोलॉजी के, तो जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैं एग्जैक्टली कौन सा चार्ट खोलूँ, कौन सी टेबल खोलूँ जिससे मुझे मेरे चार्ट में वो स्कोर्स दिखें, जिन स्कोर्स की, जिन बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी व्यूअर इस पॉडकास्ट के बाद अपनी कुंडली खोलता है किसी भी ऐप पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो उसे एक्चुअली कौन सी टेबल को ढूंढना चाहिए जहाँ पे उसे ये बिंदुज मिलेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारी टर्म्स हैं, तो कौन सा वो एक पॉइंट होगा जो उसे पढ़ना चाहिए वहाँ पे? देखिए, इसमें ना 2 ही हो जाएंगे, बृहस्पति वर्ग, सर्वष्ट वर्ग। बृहस्पति वर्ग वो है जो हर ग्रह ने जो बिंदु दिए किसी भी घर को, हाँ, ओके, वो उसका अपना इंडिविजुअल, हाँ, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया हर प्लैनेट का, तो वो बृहस्पति वर्ग। ओके, सर्वष्ट वर्ग जब हमारा बृहस्पति वर्ग सारे कहते हैं बिंदुओं का टोटल हो गया, वो सर्वष्ट वर्ग, जो अष्टवर्ग के नाम से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। नाम तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, कम से कम नहीं तो ये 12 या 15 नामों से जाना जाता है, लेकिन पॉपुलर तो अष्टवर्ग ही है। ओके, तो आप अपनी कुंडली में जहाँ भी आप अपनी कुंडली खोल रहे हैं वहाँ पे अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग टेबल खोलिए, जहाँ पे आपको वो स्कोर्स मिलेंगे। और अब हम उन स्कोर्स की बात करेंगे कि कौन से जो बिंदु हैं वो बहुत अच्छे हैं, कौन से एवरेज हैं, कौन से थोड़े कम हैं, वीक है, और उनका मतलब क्या होता है। सर यहाँ से मेरा सवाल ये आता है कि कितने पॉइंट बहुत अच्छे माने जाते हैं, कितने पॉइंट एवरेज माने जाते हैं, और कितने पॉइंट बहुत लो माने जाते हैं, और उनका मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्सप्लेन वही कर रहे हैं। तो पहले एक बार इसका मेथड आपको समझा रहे हैं, फिर मेथड से इसका आंसर निकलता जाएगा। तो इस तरह से हमारे 8 चार्ट बन गए, हर राशि में बिंदु लग गए, तो हर जगह की एक राशि के बिंदु का नीचे टोटल आ गया। तो हमने वही 8 चार्ट के अंदर उस राशि के कितने बिंदु इन टोटल लगे वो हमने नीचे लिख के टोटल लिख दिया, वो उस वर्ग का अष्टवर्ग बन गया। यस, 8 चार्ट का टोटल बिंदु जितने उसे मिले। ये तो इसका पहला मेथड। ओके, ठीक है, आप पहली चीज ये समझिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा बृहस्पति वर्ग और चीजों का बाकी का फर्क भी समझाते जाएंगे, किस लिए यूज में आती है, कैसे देखा जाता है, ताकि ऑडियंस को समझ आए कि वो पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं अपने चार्ट में वो मिले कैसे। ये बृहस्पति वर्ग, इसलिए बार बार नाम रिपीट कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, अष्टवर्ग एक साथ सीधा खोलते हैं, तो उसमें अलग अलग इंडिविजुअल किस ग्रह ने किस राशि को कितने पॉइंट दिए नहीं दिखते। तो हम इस पॉइंटर्स को लेके चलेंगे। ये हो गया हमारा पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, जब हम इन सारे पॉइंट्स को अगर हम टोटल करते हैं तो ये बनते हैं 337। ये मैक्सिमम है, जिसमें बृहस्पति जो आपको बताया सबसे ज्यादा देते हैं 56। तो वो कहीं पे भी जाते हैं दे देते हैं, वो तो है ही ऐसे गुरु बेनिफिक में। लेकिन सारे बेनिफिक एक जैसे नहीं है। बुध उनके लिए ज्यादा अच्छे बेनिफिक है, और अगर हम वीनस के बेनिफिक्स और उन सब की बेनिफिक की बात बोले तो वीनस तो सिर्फ 52 देते हैं, 54 तो बुध देते हैं। तो बेनिफिक सारे एक जैसे उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि बुध तो बेनिफिक भी हो सकते हैं, मेलेफिक भी हो सकते हैं। सबसे कम शनि देते हैं 39, और कहते हैं मंगल भी 39। तो क्रूर वाले बहुत ही सही में क्रूर हैं। यहाँ पे भी पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन पॉइंट नहीं देने के अंदर अपनी क्रूरता भी कम कर रहे हैं ना, ये भी बेनिफिट देखिए, वहाँ पे अपनी क्रूरता भी कम कर रहे हैं। तो ये 337। अब अगर 337 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो आता है हमारे पास 28। तो हमारा एवरेज क्या आया, 28। तो कहीं पे भी अगर हम ये बात बोलें कि 27, 28, या हम थोड़ा एवरेज आउट करने के लिए बोलें 25 से 28, तो हम उसे कहते हैं बहुत एवरेज सा घर है। तो सर मतलब जिस घर में आपके 25 से 28 लिखे हैं स्कोर बिंदु, उतना आपको
उन प्लैनेट्स ने दिया। सर यहाँ से मेरा एक सवाल आता है, आई एम श्योर कि हम थोड़ा मैथमेटिकल टेक्निकल बात कर रहे हैं, ऑडियंस थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं एक्चुअली मेरा कौन सा चार्ट देखूं। तो अगर मान लीजिए वो अपनी कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर पे खोलते हैं, किसी भी ऐप पे खोलते हैं, तो उन्हें वहाँ जाकर कौन से एक्चुअल पॉइंटर पर क्लिक करना पड़ेगा जिससे उनको हर हाउस की स्ट्रेंथ में वो नंबर्स दिखें? नहीं समझाते जा रहे हैं। तो आपको पहले एवरेज आउट, आप ही के सवाल था कि पहले एवरेज बता दीजिए कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, तो इसलिए वो वाले पे थोड़ा सा पहले आ गए। तो 25 से 28 एवरेज है, 28 से ऊपर स्ट्रांग है, 25 से नीचे वीक है। पहले सिंपल पॉइंट, तो कितने बिंदु मिले ये उसकी एक एवरेज आउट कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई, हमारी नज़रों के सामने आ गई। ये दो चीज़ें आ गई इसके अंदर। घनिष्ठ वर्ग था जब एक ग्रह खुद अलग अलग घरों को बिंदु दे रहा था जी, वो घनिष्ठ वर्ग था। जब इसका हमने टोटल कर दिया तो ये हमारा श्रेष्ठ वर्ग बन गया, यानी ये हमारा अष्ट वर्ग बन गया एक तरीके से। इसको ये लेके चलिए क्योंकि ये टोटल हो गया। हाँ। क्योंकि इसमें किस ग्रह ने कितने भी राशि को दिया उसका टोटल मिल गया जी। तो हमारे पास दो अलग चीजें आ गई। तो जब हम घनिष्ठ वर्ग की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज समझनी है कि हम एक ग्रह से उस जगह पे हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे जाके पहली प्रेडिक्शन का रूल शुरू होता है। अब अगर मेरे सूर्य ने मेरे 9वें घर को बिंदु नहीं दी तो मेरे पिता के लिए तो बहुत कमजोरी दे दी सूर्य ने खुद ही। हाँ, जो कि पिता का ही कारक है, उसी ने पॉइंट्स नहीं दिए। ठीक है जी। अब कारक यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे। ओके। अब समझ लीजिए बुध ने 5वें घर को बिंदु नहीं दी, लर्निंग को कमजोरी दे दी। चंद्र ने चौथे को नहीं दी तो माँ के साथ हो गई। फिर अब इसी की टोटलिटी में देखेंगे, लेकिन चंद्र ने तो नहीं दी तो कहीं ना कहीं माँ का कोई वीकनेस जरूर आया। लेकिन उस घर को हम ये बोले 40 बिंदु मिले हुए हैं तो मेरे पास तो लग्जरी तो बहुत सारी आ जाएगी, या जो मेरे को हैप्पीनेस की जो चीजें चाहिए वो सारी मिल जाएंगे। राइट। लेकिन माँ के साथ एक इंडिविजुअल वीकनेस आ गई क्योंकि चंद्र ने खुद नहीं दी। एब्सोल्युटली। ठीक है, इसको अब हमने माइक्रो लेवल यानी छोटे लेवल पे और इसको मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल पे, हम दो लेवल पे एक साथ देखने की प्रेडिक्शन के पॉइंट्स पे अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है घनिष्ठ वर्ग, अगर हमें माइक्रो लेवल पे देखना है कि मेरे को सूर्य ने कितने पॉइंटर दे दिए किस जगह पे। अगर सूर्य ने मेरे को 4 या 5 बिंदु दे दी, नहीं उसकी कम, उसके अंदर से भी उसने 4 या 5 बिंदु समझ लीजिए 10वें घर को दे दी, तो मेरे को बॉस बनाने का उसने एक नेचुरल टैलेंट भी दे दिया। नेचुरली लोग गवर्नमेंट का काम भी शायद आ जाएगा उससे बहुत आराम से, अगर आप उस तरीके से सिर्फ उस नज़र से देखना चाहते हैं। अब हम सिर्फ इसी चीज़ को पलट के हम फिर दोबारा वैदिक पे आते हैं। सूर्य हमारे फिर मेष में बैठे हैं उच्च होकर। अब आप बैठ के मेरे को नहीं हमें बता सकते कि हमारे प्रोफेशन में हमारे को लीडरशिप मिलेगी या फिर गवर्नमेंट का काम मिलेगा, क्योंकि अब तो आप कह रहे होगे ये तो शनि की राशि है। कितना बड़ा फर्क आया इन सोच के अंदर। आपने कहा ये शनि की राशि है और आपको गवर्नमेंट के काम करने हैं। चलो ठीक है, शनि फिर भी हम एक उस पॉइंट पे ले लेते हैं, लेकिन उच्च के सूर्य की नजर कहीं समझ में नहीं आई। बिल्कुल ठीक है ना। अब अगर हम यही बात अगर और ले जाएं, समझ लीजिए 9वें घर के अंदर सूर्य ने हमें समझ लीजिए 8 बिंदु दे रखे हैं या 5-6 बिंदु दे रखे हैं समझ लीजिए, और उसी समय अगर हम बृहस्पति बोले वो 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं नीचे होके, आप तो ये बोलेंगे यार 9वें का लॉर्ड तो बिल्कुल वीक है। तो 9वां तो फादर है, फादर के साथ रिलेशनशिप तो बहुत मेरा कमजोर हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं सूर्य ने तो बिंदु दे रखे हैं वहां पे, फादर का कारक तो सूर्य, तो वीकनेस नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको एक चार्ट दिखा रहे थे, उस चार्ट के अंदर में शनि, केतु और सूर्य एक साथ बैठे हुए थे 7वें घर के अंदर, और मंगल भी उसी को देख रहे थे। दे रहा था, यस। और उसका मालिक 8वें में बैठा हुआ था, 7th लॉर्ड इन 8th हाउस।
तो आदमी की तो लाइफ बर्बाद हो जानी चाहिए। हाँ शादी तो होगी नहीं उसकी। मैरिड लाइफ जब 7th लॉर्ड 6th या 8th पे बैठता है, आपको हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, जब उस घर के अंदर आप अष्टवर्ग भी टोटल में देख रहे हो ना, वो भी 23-24 था। अच्छा, ये तो डबल खराब हो गया फिर तो। बिल्कुल डबल क्या ट्रिपल चार्ज, जिस तरह से मर्जी ले लीजिए, खराब ही खराब है। शादी तो होनी नहीं, होते ही टूट जानी है आपके हिसाब ऊपर से। से मेलेफिक्स शनि केतु। अब यहाँ पे आजकल के ज्योतिष जहाँ पे यही एआई के अंदर बस सिर्फ वहीं अटक जाते हैं। सब कुछ तो है, मंगल भी देख रहे चौथी दृष्टि से, शनि भी बैठे, सूर्य भी बैठे, केतु भी बैठा, राहु उसको देख रहा, उसका लॉर्ड 8वें में बैठ गया, मंगल की दृष्टि है सबको। और चौथे में मंगल बैठा, मांगलिक भी है आदमी। तो हर तरह से बर्बाद हो जाना चाहिए उस आदमी की रिलेशनशिप को। exactly. तो पहली नजर तो यही लगती है ना। हाँ. तो अभी जो जैसे हम आपको वो बता रहे थे कि पूरा ये सारे बिंदु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस आदमी की जिंदगी में, अपनी शादी में या रिलेशनशिप में सिर्फ फायदा ही हुआ होगा और कोई भी तोड़ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस घर के, जब आप कहते हैं हर ग्रह के दिए हुए बिंदुओं को देखेंगे, आप देखेंगे जितने भी बेनिफिक ग्रह हैं उन्होंने तो बिंदु बहुत ज्यादा दे रखे हैं। Exactly. जितने भी मेलेफिक थे, चाहे वो खुद भी बैठे, उन्होंने बिंदु ही नहीं दिए उसे। तो तोड़ने की शक्ति ही नहीं दी। जब बैठे हैं हालात बनाएंगे, लेकिन तोड़ने की शक्ति नहीं थी। जब तोड़ने की शक्ति नहीं थी तो लड़ने की भी नहीं थी, क्योंकि मंगल ने ही बिंदु नहीं दिया उसे। बिल्कुल। जब मंगल ने बिंदु ही नहीं दिया तो लड़ने की शक्ति भी नहीं थी। कहाँ से वो करे जाएगा। बृहस्पति ने सबसे ज्यादा बिंदु उसी घर को दिए, तो वो भी बिल्कुल ठीक था। अष्टवर्ग में स्कोर चाहे कम दिख रहा है, लेकिन एक एक बिंदु के ऊपर अगर हम जाते हैं तो उन बिंदुओं के हिसाब से तो वो घर ने उसको बचा लिया और उसकी जिंदगी भी उसी घर से बनेगी। ये उसके एक एक बिंदु के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आपके जैसे लिसनर्स को ना कंफ्यूजन आएगी कि अब इससे हम प्रेडिक्शन लेवल पे कैसे लेके जाएं। कि हमने ये तो बात कर ली कि 25 to 28 एवरेज नंबर है, 28 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 25 से कम है तो वीक है। लेकिन अब हम इसको यूज कैसे करें मेरी कुंडली या किसी की भी कुंडली को समझने के लिए, कि ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, ये स्कोर है, ये मुझे करियर में कैसे हेल्प करेगा, ये मुझे रिलेशनशिप की क्वालिटी कैसे बताएगा, हेल्थ के बारे में कैसे बताएगा। देखिए रंगोली, हम ना इनकरेज करेंगे सबको कि थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स जरूर पढ़े। क्योंकि जो ज्योतिषी का ज्ञान है वो मैथमेटिक्स से निकल के आता है, पहला चीज। तो जब मैथमेटिक्स से निकल के आता है ना, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास अष्टवर्ग भी आ जाता है ना, जब हमें इंडिविजुअल प्रेडिक्शन करनी होती है, खासकर जब हम रिलेशनशिप अकेले की बात बोले या फिर हम ये बोले लॉन्जिविटी कि कितने साल आप रहेंगे जिंदा या कैसी आपकी ज़िंदगी जाएगी, इन दो के लिए जहाँ पे ना हमारे रिडक्शन की बात आती है कि जितना भी अष्टवर्ग निकल गया, इसमें से बिंदुओं को घटाइए या हटाइए, फिर उसके बाद देखिए उसमें कितनी शक्ति रहेगी। रियली? त्रिकोणा एक हमारा रिडक्शन का सिस्टम है। और एक अगर हम बोले तो वो एकाधिपत्य एक और सिस्टम है, दो सिस्टम है। पहले त्रिकोणा रिडक्शन करनी होती है, फिर एकाधिपति रिडक्शन करनी होती है। जब ये रिडक्शन हो जाती है उसके बाद हमें समझ में आता है कि इसकी उम्र कितनी है या फिर इसकी रिलेशनशिप की उम्र कितनी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस कितनी। फिर दोबारा आप ही के लिसनर के लिए भी आपके ये एक सवाल पूछते हैं कि जितनों के क्या डाइवोर्स होते हैं, क्या उनकी कुंडली मिलान नहीं हुए होते? हुए होते हैं। हमारे भारत में तो ऑलमोस्ट 90% 95% की कुंडली मिलाई जाती है। गुण भी बहुत अच्छे मिलते हैं, 28 से ऊपर 32 गुण, उनका भी डिवोर्स होते हुए फिर भी डिवोर्स होता है। और जिनके बहुत 3 या 4 या 5 मिल रहे हैं, उनकी मैंने मैरिज बहुत सक्सेसफुल देखी। हम 4 बार और ऐसे बात बोलेंगे तो लोगों का विश्वास भी उठने लग जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जिन्होंने भी कुंडली मिलान करी ना, उन्होंने जो सिस्टम उठाया ना, वो सिस्टम सिर्फ यही उठाया, 1 गुण 2 गुण 3, उसके नंबर ऐड करते गए, नीचे से जाके उसके 36 टोटल हो गया। और जब 36 टोटल हो गया तो उसके हिसाब से गुण को मैच किया और आपके सामने रख दिया। 2-3 दोष बोल दिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अंदर नाड़ी दोष लग गया जी, गुना दोष लग गया जी, भकुत दोष लग गया जी, और एक मोटी मोटी एक ब्रॉड चीज़ छोड़ दी। अब ब्रॉड चीज़ से अगर हम ये बोलें तो हमारा देश तो कहीं ना कहीं, अगर हम पूरे टोटल में काउंट करेंगे तो गरीब देश है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल जगह जगह की पॉकेट की बात बोलेंगे तो इतना डेवलप्ड है कि अगर बड़े से बड़े शहरों से अच्छे हमारे शहर और हमारी रोड्स हैं। लेकिन टोटल की बात बोलेंगे तो बहुत अंडर डेवलप्ड कई जगह नजर आता है। राइट। तो टोटल से प्रेडिक्शन नहीं निकलती,
आपने जाना है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में और उसके बारे में जानने की बात करनी है, और आप पूरे देश की बात कर रहे हो या पूरे शहर की बात कर रहे हो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अब एक तरफ तो बहुत बड़ा सा किसी स्टार का घर है बॉम्बे में, और दूसरी तरफ तो पूरा झुग्गियां ही झुग्गियां हैं। तो अगर हम सिर्फ ऊपर से देखेंगे तो वो दिखने में कितना अजीब सा लगेगा, कहेगा ये बड़ा गरीब सा आदमी है, सारे उसके आस पड़ोस में कितना गंदा सा पड़ोस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस घर को अकेले देखना ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जाके पहले हम उसका रिडक्शन सिस्टम करते हैं। चलिए उसकी मैथमेटिक्स में नहीं जाते, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट हम इनकरेज करेंगे कि जितने लोग ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, वो एक बारी इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करें कम से कम। बहुत खूबसूरती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक अकेला ही ज्ञान है कि आप सिर्फ अष्टवर्ग की किताब उठा लीजिए, आप सिर्फ प्रेडिक्शन सिर्फ इस पे कर सकते हैं, और इसकी एक्यूरेसी अगर हम बोले वैदिक, उसके मुकाबले में पूरी बैठेगी, पूरी उसमें बैठेगी। और अगर आप इसके अंदर टाइमिंग ऑफ इवेंट की भी बात बोलेंगे तो ये केपी के मुकाबले में भी करीब करीब पूरा उतर जाता है, अगर हम इसके अंदर सीधा चले जाएं तो। अब इसमें कैसे आता है प्रेडिक्शन? अब इसमें हमें घरों को कितनी स्ट्रेंथ या शक्ति मिली वो समझ में आ गया जी, यहाँ तक क्लियर है। अब ज्योतिष के नजरिए से देखना है, एक घर में 10,000 फीचर्स होते हैं कम से कम। आपका शरीर भी उसमें, रिलेशनशिप भी उसमें, दुनिया उसमें, खाने की चीजें हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ तक कि पेड़, चीजें, रंग सब घुस जाते हैं उसमें, करेक्ट। लेकिन कभी अगर हम किसी एक आम आजकल के ज्योतिष से पूछेंगे ना, वो उसमें 4 चीज़ बता देगा, कहेगा हाँ ये 4 चीज़ें इससे देखी जाती हैं या 3 चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा कोई समझदार होगा ना जो इंटरनेट ज़माने का, वो शायद 10 बोल देगा। हम कह रहे हैं 10,000, फिर पढ़ाई का रूप इसमें सामने आता है। जब 10,000 चीज़ सामने आती है और उसका एक अष्टवर्ग का हमारे को स्कोर मिल जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है इस घर के से फीचर्स जो हैं ये वीक हैं या स्ट्रांग है। सर, डोंट यू थिंक 10,000 इज टू मच टू से? नहीं, तो मैंने थोड़ा कम बोल दिया। मेरे हिसाब से मेरे को 20 या 25,000 बोलना चाहिए कम से कम। जो घर इतने सिग्निफिकेशंस दिखाता है। अगर हम पूरी दुनिया को नॉर्मल तरीके से 12 ही घरों में डिवाइड करेंगे तो एक घर करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक चले जाएगा। अगर हमें एक घर को समझाना शुरू करना होगा ना रंगोली, तो एक दिन तो हमें एक घर को समझाने में लग जाएगा, सिर्फ एक दिन, सिर्फ समझाने में एक घर के बारे में। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ जी, जैसे 7वां घर अगर हम उठा लें या कोई तीसरा घर उठा लें, तो वो आप बोलेंगे जी ये हमारा तो कहते हैं शक्ति का वो जो है, हमारी तो पूरी पावर यहाँ से नज़र आती है, बस इतना सही। कोई कहेगा शॉर्ट ट्रैवल, कोई आके कहेगा डॉक्यूमेंटेशन, 5-3 चीज़ों में ठीक है छोटा भाई, बस खत्म हो गया। एक आधा बॉडी पार्ट बोल देगा, कंधे बोल देगा, बात खत्म हो गई। यहाँ तो हम अपने बॉडी का एक एक ऑर्गन को भी एक एक चीज़ का एक घर को देते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, तो हम पूरी एक एक राशि को उसके पूरे एलिमेंट्स देते हैं, फिर उसके नक्षत्र को उसके एलिमेंट्स देते हैं। बैठते तो वो भी घरों में ही है। तो फिर हर घर के अंदर पूरी दुनिया को डिवाइड करना है। तो आगे अभी आपको बोलें कि इस कमरे में कितनी चीज़ें हैं, छोटी से कील से, पेच से लेके कपड़े से, और कब उसके अंदर लकड़ी कौन सी, ये चीज़ें लिखनी शुरू कर दीजिए। इस कमरे के अंदर ही आप 5-6 हज़ार चीज़ें लिख देंगे। ये कारपेट में क्या लगा है, या इसमें क्या लगा, या हमारी शॉल में क्या लगा, इसी में कलर, चीज़, उसके इंग्रेडिएंट, उसके केमिकल लिखने में कम से कम नहीं तो 20-25-30 चीज़ें निकल जाएंगी। सर बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। अगर कोई इंसान अपनी कुंडली को इतने नुआंसेस और उस लेवल पे अगर समझेगा हम पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, हमने ये बोला निकलती हैं। हमने इसी को नहीं, इतने तक में ही छोड़ दिया था। आपने डिटेल में हमने पूछा तो हमने थोड़ा समझा दिया, पर निकलती हैं। तो हम ये नहीं करें उतने डिटेल में जाइए, ठीक है, वो एक शोध का विषय है, वो नहीं, हम उसमें नहीं कह रहे। लेकिन जब उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलनी होती हैं तो हमें ये पता चल गया ये घर स्ट्रांग है, ये घर वीक है। अब अगर हमने इसको टोटल प्रेडिक्शन के रूप ही में देखना है तो हमें ये पता चल गया कि हमारा घर बहुत कौन कौन सा स्ट्रांग है। समझ लीजिए हम कहते हैं 10वें घर के अंदर 35 पॉइंट मिले। यस, बहुत अच्छा, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। घर को स्ट्रेंथ है, बिंदु के हिसाब से देखा किस किस ने दिया, सारे कारक तत्वों ने दिया, जो आप काम करते हैं उन्होंने दिया, तो बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब इसको अगर हम प्रेडिक्शन के रूप में देखें, हम देखें 11वें घर को पॉइंट मिले 28 जी,
तो हम बोलेंगे मेहनत तो बहुत करता है, रिजल्ट बहुत वीक आते हैं। अब इसमें कोई ग्रह उच्च नीच किसी की बातचीत नहीं हो रही है। सर अब मान लीजिए यहाँ पे आई एम श्योर कि व्यूवर्स का भी एक क्वेश्चन होगा, घर में बहुत अच्छे बिंदु मिले हैं, जैसा आपने बात की कि 10th हाउस में ही 35-40 पॉइंट्स मिल गए, बिंदु मिल गए। अब उसी घर में बहुत से मेलेफिक्स का इफेक्ट है, जो प्लैनेट वहाँ बैठा है वो नीच का है, उसकी डिग्री बहुत कम है, तो क्या जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है जो उसे अष्टक वर्ग से मिली थी वो कम हो जाएगी? नहीं, अष्टवर्ग एक अलग इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है, इसका कोई एलिमेंट उसके साथ नहीं जुड़ रहा है। हाँ, शतबल और चीजों के अंदर अगर हम दूसरों में जाएंगे वो अलग आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ इतने की इंडिविजुअल बात बोलें तो हमने उसको 35 पॉइंट दे दिया तो वो तो स्ट्रांग होगा ही होगा। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर वहाँ बहुत अच्छे स्कोर है तो नो मैटर आपका चाहे मेलेफिक दृष्टि हो, चाहे मेलेफिक बैठे हो, चाहे नीच का प्लैनेट हो, वो हाउस स्ट्रांग होगा। फ्लक्चुएशन दे सकते हैं लेकिन वो स्थान तो बहुत होगा। आज ठीक है मेरे को सीईओ की नौकरी मिली, उसकी दशा नेगेटिव लगी, नौकरी चली गई, लेकिन वो सीईओ की लेवल तक जरूर पहुंचा देगा। तो उसकी राइजिंग पावर और कर्म के रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग होंगे। तो मतलब अष्टक वर्ग इतना पावरफुल है कि बाकी प्लेसमेंट से ज्यादा भी वो स्कोर ये इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ प्रेडिक्शन है जिसको हम टोटलिटी के साथ देखिए। जब हम ग्रहों की बात बोलते हैं, जब दशाओं की बात बोलते हैं, तो हम टाइमिंग, डिनायल्स एंड प्रोमिसेस को बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में एक चीज को पहले फर्क समझिए। वो ट्रांजिट्स को जब हम बोलते हैं तो तब हमें समझ में आता है किस टाइम हमारा वो चीज़ पूर्ण होगी या नहीं होगी। तो ये हमारा इन टोटलिटी देखने का सिस्टम है। लेकिन आपने कहा अष्टवर्ग बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब स्ट्रांग है वो आपको रिजल्ट तो देगा ही देगा। अभी हम आपको एक चार्ट के बारे में अभी आपको एग्जांपल दे रहे थे। हमने कहा बिंदु बहुत स्ट्रांग थे, घर का कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, वो उसका एक रूपी हिस्सा था। उसका दूसरा रूपी हिस्सा उसी वाले जो अभी आपके कॉम्बिनेशन थी, आपके लिसनर फिर से सुन सकते हैं, अष्टवर्ग बहुत कमजोर था। तो अगला रूपी उसका एक फीचर नहीं है, अभी आपको यही हमने समझाया। अब उस व्यक्ति से ये जरूर पूछिएगा कि आपकी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप हुई तो दूर तक चली, या आपको पार्टनरशिप में कहीं कंफर्ट जोन आया, या फिर आपने कोई भी चीज अपनी आगे लेके जाने के लिए उसके अंदर आप लेके गए तो आपको वहां के पॉइंटर्स ने स्ट्रेंथ दी या नहीं दी, उसी समय डिनायल आ जाएगा, तो प्रेडिक्शन फिर सच निकलेगी। आपने एक रूप ही सुना था वनिष्ठ वर्ग का, अब हम उसके श्रेष्ठ वर्ग का उसकी एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो 10वें के अंदर राइज तो वो पक्का देगा, अपॉर्चुनिटीज पक्का देगा। अब वो अपॉर्चुनिटी टिकेंगी या नहीं टिकेंगी, तब जाके आपके सारे एस्पेक्ट्स और प्लेसमेंट्स और दशाएं और ट्रांजिट्स आ जाएंगे। यस, तो राइज तो देगा, गारंटेड देगा। स्ट्रेंथ तो मिली है अगर आपको अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। अब उसी के अगले में चलते हैं ना। 11वें में हमने बोला 28 आ गए, तो मेहनत बहुत कर रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन सीईओ की पोस्ट मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। सीईओ की पोस्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सिर्फ इससे अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। हम कह रहे हैं फिर उसी समय हमने दूसरे की तरफ, घर की तरफ देखा और वहां जाके तो समझ लीजिए 40 पॉइंट पड़े हुए, वेरी स्ट्रांग। तो वो तो बहुत स्ट्रांग है। तो अब जो उसने पैसे कमाए होंगे, हो सकता है उसने कहीं ना कहीं से 2 नंबर के पैसे कमा रहा होगा, या कोई हो सकता है फैमिली में से कोई उसको साथ में सपोर्ट दे रहा होगा, या कहीं और से वेल्थ आ रही होगी। फिर उसको देखने के लिए हम फिर 8वें घर की तरफ को चले जाएंगे, या फिर बाकी घर इंस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या करता है। फिर वहाँ हम ग्रह भी देखेंगे वहाँ जाके कि कहीं राहु और उससे तो कहीं इसका कहीं चीटिंग की तरफ से रूप तो नहीं निकल रहा है। तो ऐसे करके अष्टवर्ग एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपको देता है, पहला एलिमेंट। फिर अब इसको हम ट्रांजिट्स के साथ बिठा के दिखाते हैं। जैसा मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि ट्रांजिट में अष्टक वर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप ये जानिए कि अभी जो आपका गोचर चल रहा है और जो आपने अपनी अष्टक वर्ग कुंडली खोली है, जो पॉइंट्स मिले उससे इसे रिलेट कीजिए, और जो सर बता रहे हैं कि कैसे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगेगी। अभी आपको 2.5 दिन का एग्जाम्पल दिया था चंद्र का, बहुत जल्दी। अब आपने कहा मेरे को 2.5 दिन के अंदर चंद्र का क्या इफेक्ट आने वाला है। अब वहां जाके अष्टवर्ग देखिए, चंद्र हमारा किस घर के ऊपर है, उसका अष्टवर्ग की क्या स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स चंद्र के जुड़ेंगे वो उसको पूर्ण करेगा। ओके। अब वो अगर पता चला जी अष्टवर्ग बहुत वीक है, तो चंद्र वहां पहुंचने के बाद भी आपको कोई इफेक्ट वो चीजों को पॉजिटिविटी में नहीं लेके जा पाएगा।
सर फॉर एग्जांपल मैं ऑडियंस के लिए समझ रही हूँ, मान लीजिए किसी का मून फर्स्ट हाउस में, ठीक है, और वहाँ पे उसके जो पॉइंट्स हैं वो 28 उसे मिले, करेक्ट, और अब गोचर में अगर वही मून फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो 28 में उसको, अगर हमने वैदिक के हिसाब से देखा, हम कहेंगे इमोशनल आदमी है। लेकिन हम ये बोलेंगे इमोशनल वीक पर्सनैलिटी है, क्योंकि 28 बहुत एवरेज है। इमोशनली पर्सनैलिटी में वीक है। अगर यही चीज अगर 40 हो जाती, समझ लीजिए लगन के अंदर, हम कहते हैं इमोशनल आदमी तो है, लेकिन पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, जब मून को कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं करेगा, इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो गई है बहुत ज्यादा, मतलब कोई स्ट्रेंथ आ गई, पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ आ गई। और अगर गोचर में वही मून फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहा है, फर्स्ट से निकल रहा है, तो उसको अगर 40 उसका वो है, तो वो उसके इमोशंस को इनहांसमेंट करेगा। और यही अगर उसके कहते समझ लीजिए 20 या 22 पॉइंट होंगे, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2-2, 2.5 दिन की प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं। फिर इसको कॉम्बिनेशंस के अंदर लेके चलते हैं। चलिए हम कहते हैं आदमी अमीर होगा, गरीब होगा, कैसा होगा, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, दूसरा घर, सबके अंदर 20-20 कहते हैं अष्टवर्ग आए हैं, तो 100% वो कहीं ना कहीं भिखारी लेवल या कर्जों में ही होगा। ना भाग्य साथ दे रहा है, ना कर्म साथ दे रहा है, ना स्ट्रेंथ ही नहीं है ना। ग्रह बैठा दीजिए बीच बीच में, उसके बाद पैसे जरूर आएंगे। समझ लीजिए कोई आके 1 करोड़ दे देगा, अगले दिन गवा देगा, रोकने की ताकत नहीं है। काम मिल सकता है, हो सकता है आपके ग्रह उसको काम दिला दें, लेकिन जब है ही 20 उसकी, तो नौकरी नहीं टिकेगी। और सर मान लीजिए किसी के फर्स्ट हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हों, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही 15, 16, 20। अब देखिए ये तो क्या होता, हम कहते हैं मैडनिंग सिचुएशन हो गई। ये तो शॉर्ट सर्किट आपने बता दिया। अच्छा, अब मेरे पास एक यहाँ ना हम कार्तिकेय भगवान का एग्जाम्पल देंगे। कार्तिकेय भगवान इतने बड़े ऊर्जा के वो थे कि उनके पिंड को पूरा तोड़ना पड़ा था, तो कई माओ ने उनको बड़ा किया, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। साउथ में तो उन्हें ही मंगल माना जाता है, साउथ एस्ट्रोलॉजी में। अब पिंड तो बहुत स्ट्रांग बैठ गए, पकड़ के संभालने वाला हमारा बहुत कमजोर हो गया। तो वो पर्सनैलिटी में सारे ग्रह आपको डिस्टॉर्शन पैदा करके देंगे, क्योंकि हर ग्रह ये युद्ध कर रहा होगा कि मैं ऊंचा, और घर में ताकत ही नहीं है, कमरा कमजोर है, अंदर 4 आदमी लड़ रहे हैं, आस पड़ोस वाले सब सुन के मजाक उड़ाएंगे। यस, वेरी नाइस एनालॉजी एक्चुअली, कि बहुत अच्छा जो आपने कंपैरिजन करके बताया कि पात्रता ही नहीं है उस घर में, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स तो आ गए। अब वही वाली बात है ना, जब स्ट्रॉन्ग था अभी 10वें घर के अंदर, जब पात्र स्ट्रॉन्ग था तो कुछ नहीं हिला रहा था उसे अपॉर्चुनिटी तो आने आ रहे थे। ट्रू। अब इसी के साथ ट्रांजिट में सबसे खूबसूरत, जहाँ पे हम हमेशा, आई एम वेरी फॉन्ड, बहुत मेरे को बहुत हमें अच्छा लगता है, 7.5 सबको बहुत खूबसूरत चीज है। और सर डरते भी कितना है लोग 7.5 से। नहीं, हम तो हमेशा आप ही के साथ किया कि नहीं 7.5 बहुत ब्यूटीफुल चीज है, आपको एक वेकअप अलार्म देती है। लेकिन 7.5 के अंदर शनि क्या होता है, जब मून से, चंद्र से 45 डिग्री इधर से 45 डिग्री आगे से गुजरते हैं, तो इसे हम 7.5 कहते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है। तो जब हम जहाँ से शनि गुजर रहे हैं और हम उनकी अष्टवर्ग देख लें, तो 7.5 आपकी कैसी गुजरेगी आप बहुत आराम से बता सकते हैं। ओके। अगर अष्टवर्ग समझ लीजिए 20 है, जहाँ पे शनि बैठे हैं, जहाँ से शनि गोचर कर रहे हैं, चंद्र से 45 डिग्री इधर 45 डिग्री उधर, 7.5 तभी है। तो समझ लीजिए चंद्र 10वें घर में बैठे हैं और शनि भी गोचर वहीं से कर रहे हैं, और 10वें घर का 22 अगर समझ लीजिए, जब 20 या 18 अष्टवर्ग है, आपका तो पूरा प्रोफेशन खत्म, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। आपका पूरे कर्म जो आप कर रहे हो सबके अंदर नेगेटिविटी, बेइज्जती, रिजेक्शंस, डिप्रेशन, सब कुछ हिट करेगा। यही अगर 40 है, तो हमारे कुछ इंडिया के 3 प्राइम मिनिस्टर 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर भी बना देगा। तो ये अष्टवर्ग की स्ट्रेंथ है। तो जिनके भी हम आपको 3 प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, फिर आपके लिसनर उन्हीं के चार्ट खोल के और उनका अष्टवर्ग देखे तो उन्हें समझ में आएगा। 3 एक का एग्जांपल दे देते हैं, जवाहरलाल नेहरू, बाकी तो आगे तो उनका सिर्फ अष्टवर्ग खोल के देखेंगे, समझ जाएंगे क्यों उनको फायदा देता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये गोचरों को भी आपको समझा देता है कि हमारा हर गोचर, जो सबसे तेज वाला चंद्र का या सबसे धीरे वाला शनि का, कैसे हमारे को असर में इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट, अब अगर इफेक्टिव में मेरे पास शक्ति है,
तो उसके इफेक्ट को हम झेल भी सकते हैं, और अच्छा इफेक्ट आएगा तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल सर। और समझ लीजिए जैसे आप कहते हैं आपका लगन 20-22 है अष्टवर्ग, और आपके 6वें घर के अंदर अष्टवर्ग 40 है। आदमी जिंदगी भर सिर्फ कंप्लेंट करता रहेगा, हाय मैं यहाँ बीमार हो गया, मैं वो बीमार हो गया, मेरे से सर दर्द नहीं संभाला जा रहा। और वो अगर बुखार उसको 99 भी होगा ना, तो वो घर में इतना शोर मचाएगा। सर लेकिन 6th हाउस तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसे ये ऐसे ट्रेट्स नहीं होने चाहिए। है तो घर रोग ऋण रिपू का ना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि दुष्टाना जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अगर हैं कहीं ना कहीं, तो दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव मेलेफिक बैठते हैं तो उन घर को फायदा देते हैं, कंट्रोल करते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं। लेकिन अगर जब अष्टवर्ग स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसी घर को तो बीमारी की भी तो ताकत देगा। फिर दोबारा वही वाला पॉइंट, 10,000 से ज्यादा चीजें होती हैं एक घर की। तो सर इसका मतलब अगर अगर आप बोलेंगे जॉब के लिए, हाँ उसे बहुत ज्यादा जॉब्स की ऑफर आती होगी। बिल्कुल सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। एंड आई एम श्योर कि हमारे चार्ट को जो भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें तो अपने चार्ट में काफ़ी आज नुआंसेस और बारीकियाँ दिखी होंगी, जब स्पेशली उन्होंने अपना अष्टक वर्ग का स्कोर देखा होगा। तो हमने ये तो समझा कि ये बिंदु जो हैं ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वीकनेस दे रहे हैं हमारे हाउसेस को। यहाँ से जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा सरप्राइजिंग फैक्ट जो हम अष्टक वर्ग के बारे में नहीं पढ़ते हैं बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड योर अष्टक वर्ग, योर कुंडली, योर हाउसेस, देयर स्ट्रेंथ। चलिए आपको ना एक बहुत छोटा सा फैक्ट बताते हैं, बड़ा सरप्राइजिंग है। आई ऑलवेज से कि सूत्र अगर आपको आते हैं ना, आपकी प्रेडिक्शन ना स्टिक हो जाती है, बिल्कुल शार्प हो जाती है। छोटे छोटे सूत्र ज़रूर आने चाहिए। तो अगर आपने देखा होगा हर जगह पे सूत्र समझाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूलास। तो अगर आपको एक फॉर्मूला हम एक इजी बताते हैं, आपके लिस्टनर कहीं से भी जहाँ पे भी बैठे होंगे उन्हें बोलिए 8वें घर के अंदर अष्टवर्ग अपना ढूंढ लें। मतलब 8वें घर में कितने पॉइंट्स हैं टोटल? उसका अष्टवर्ग का स्कोर कितना है, जितना भी है, जोन सा भी स्कोर होगा और उस पे जोन सी भी नंबर आएगा, उस एज में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। वाओ, रियली? बहुत एक आसान सा दिया है। है ऐसे हमारे पास 200-400, लेकिन एक आपके लिए हमने आपने पूछा तो आपके लिए, आपके लिसनर के लिए मान लीजिए अगर आपके 8th हाउस में 36 लिखा है तो 36 साल की उम्र में आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आएगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। वाह, कितना आसान है ना। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया। आई थिंक आज जो जस्टिस हुई है इस टॉपिक के साथ, मैं आपको पहले ही बता रही थी कि मैं कितने टाइम से ट्राई कर रही थी कि अष्टक वर्ग पे बात करते हैं, और फाइनली वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने बहुत रिलेट किया आज के इस टॉपिक से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं मेरी खुद की कुंडली में ही कनेक्शंस बना रही थी कहीं ना कहीं। सो आई एम श्योर कि अष्टक वर्ग, जैसा आपने कहा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग देता है एक डीपर लेवल पे। वो पॉइंट्स आपको बताते हैं कि क्या एक्चुअल स्ट्रेंथ है उस हाउस की, क्या वीकनेस है और क्या वो हाउस आपको देगा। अगर स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं, प्लैनेट्स अच्छे बैठे हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो कहीं आपके अष्टक वर्ग का जो स्कोर है, जो बिंदु है, वही तो कम नहीं है। सो सर, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आपने भी अपना अष्टक वर्ग चार्ट देखा है? अगर देखा है तो कौन से हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, कौन से हाउस में कम पॉइंट्स हैं। और आई एम श्योर अब आपको पता लगा होगा कि अच्छे प्लैनेट्स तो बैठे हैं, आपको लग रहा है कि वो हाउस स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं उसमें वो पॉइंट, वो स्कोर अच्छा नहीं है, इसकी वजह से आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो आई एम श्योर आज आपने अपनी कुंडली को उस डीपर लेवल से समझा और नुआंसेस के साथ समझा, एक लेंस के थ्रू समझा। और यूं ही स्पीकिंग ट्री पर मैं आपके लिए इतने ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में आप और किन टॉपिक्स पर सुनना चाहते हैं। अगर अष्टक वर्ग के बारे में ही आपके सवाल हैं तो क्या सवाल हैं, क्या आप रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। मिलते हैं एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। नमस्ते।